जब कभी भी शरीर में दर्द होता है तो सबसे पहला जो दवा दिमाग में आता है वो है डाइक्लोफेनाक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइक्लोफेनाक के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में कि डाइक्लोफेनाक क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में पेन को कम करता है, किस किस फॉर्म में डाइक्लोफेनाक उपलब्ध है, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा। IMS BHU चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही खास, क्योंकि ये है दर्द की दवा डाइक्लोफेनाक के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डाइक्लोफेनाक, इसको हम NSAID के नाम से जानते हैं। NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, जो कि कॉमनली यूज़ होता है पेन रिलीफ के लिए। और उसके साथ ही साथ अगर फीवर है तो उनको भी कम करने में डाइक्लोफेनाक काम आता है, और साथ में अगर इन्फ्लेमेशन है यानी कि सूजन है शरीर में तो उसको भी कम करने के लिए काम आता है डाइक्लोफेनाक। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो अर्थराइटिस की बीमारी में होता है, और मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ डाइक्लोफेनाक हर पेन में, वो चोट लगने पे पेन हो सकता है, कोई भी तरीके का पेन हो सकता है, उन सभी चीज़ों में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो सकता है, किसी भी चीज़ों में जिसमें दर्द हो रहा है शरीर में, उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनाक काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, ये सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ जो डाइक्लोफेनाक होता है उनको लेना आसान होता है, क्योंकि डाइक्लोफेनाक कई फॉर्म में उपलब्ध है। ये टैबलेट के भी फॉर्म में मिल सकते हैं, जेल्स के भी फॉर्म में मिल सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में मिल सकते हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में मिल सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, कई सारे फॉर्म हैं जिनके फॉर्म में ये हमें मिल सकते हैं, इसलिए इनको लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कैसे काम करता है डाइक्लोफेनाक, किस तरीके से हमारी बॉडी में पेन को कम करता है? तो जो हमारी बॉडी में पेन होता है उसका मेन कारण होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और पेन इंक्रीज़ करते हैं, दर्द शुरू करते हैं, या कह सकते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिनके कारण हमारे शरीर में दर्द होता है और सूजन होती है, साथ में फीवर भी होता है। तो ये डाइक्लोफेनाक क्या करते हैं, जब हम अपनी बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनाक लेते हैं टैबलेट के फॉर्म में या किसी भी इंजेक्शन्स के फॉर्म में, तो ये सीधे हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सीधे के सीधे जाते हैं उन एंजाइम्स के पास जो कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करते हैं, जिसके कारण ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देते हैं, या कह सकते हैं ब्लॉक कर देते हैं, ताकि उनका सिक्रेशन हो ही ना। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो जो हमारे शरीर का दर्द है वो भी कम हो जाता है, और उसके साथ ही हमारे शरीर में जो फीवर है उस दर्द के कारण, क्योंकि दर्द के कारण ही फीवर भी होता है, और उसके साथ में सूजन भी है, मतलब अगर आपको चोट लगा है तो आपको दर्द भी है, सूजन भी है, फीवर भी है, तो सबसे बढ़िया जो दवा मानी जाएगी वो है डाइक्लोफेनाक। तो इस तरीके से डाइक्लोफेनाक प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करके हमारे शरीर में पेन को भी कम करता है, फीवर को भी कम करता है, और साथ में इन्फ्लेमेशन को भी काफ़ी ज़्यादा कम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइक्लोफेनाक। साइड इफ़ेक्ट्स, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, खासकर जब हम मॉडर्न साइंस की दवा के बारे में बात करते हैं, अंग्रेजी दवाओं के बारे में बात करते हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। क्योंकि जब हम डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, या हमें हमेशा दर्द है तो हम हमेशा रेगुलरली के तौर पर अगर हम डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी बॉडी में होने लगते हैं। इसीलिए इन सभी दवाओं को रेगुलरली यूज़ नहीं करते। तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सबसे पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट यानी आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि स्टमक अपसेट होना, गैस बनना, डायरिया होना, इन सारी चीज़ों को, पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और उसके साथ ही साथ हार्ट अरेस्ट जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है।
तीसरा हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर और किडनी, जैसे किडनी में डिसऑर्डर हो सकते हैं, लीवर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, लीवर डैमेज तक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार इन सब दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही साथ डिजीनेस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, ब्लड विजन, बहुत ज़्यादा डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी तक कम हो सकती है। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं रेगुलरली डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल के कारण होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कौन कौन से फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइक्लोफेनाक, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। डाइक्लोफेनाक जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत तरीके के फॉर्म आते हैं, कई सारे टैबलेट कैप्सूल पे उनके अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं। आज हम उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला जो आता है वो डाइक्लोफेनाक सोडियम। डाइक्लोफेनाक सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है टैबलेट, कैप्सूल और जेल के फॉर्म में। टैबलेट कैप्सूल जिसको हम ओरली ले सकते हैं, और जेल जिनको हम टॉपिकली यानी कि स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। डाइक्लोफेनाक सोडियम जो होता है ये आसानी से उपलब्ध मिल जाता है, मतलब आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा। सेकंड जो है डाइक्लोफेनाक पोटेशियम। डाइक्लोफेनाक पोटेशियम जो होता है वो डाइक्लोफेनाक सोडियम से ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर डाइक्लोफेनाक सोडियम, जिसके कारण क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी एक्शन देता है एज़ कम्पेयर डाइक्लोफेनाक सोडियम। नेक्स्ट होता है डाइक्लोफेनाक इपोलेमाइन। ये जो होता है डाइक्लोफेनाक का फॉर्म, इसका जो मेनली कह सकते हैं ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये जनरली क्रीम और जेल के रूप में पाया जाता है, जिसको हम अपने बॉडी में अपनी स्किन के ऊपर आसानी से लगा देते, जैसे मलहम लगाते उसी तरीके से ये हमारी बॉडी में लोकल पेन को काफ़ी ज़्यादा कम करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनाक डाईएथाइलेमाइन। इसका भी यूज़ जो है वो टॉपिकली जेल के रूप में होता है, क्रीम के रूप में होता है, और ये भी हमारी बॉडी में पेन को कम करने के लिए और साथ ही साथ स्वेलिंग को यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में काम आता है। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनाक रेसिनेट। ये जो फॉर्म होता है ये मेनली ओरल सस्पेंशन के रूप में होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं छोटे भी पेन के लिए भी कर सकते हैं और बड़े भी पेन के लिए कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोजेस के बारे में कि कितने डोज में हमें लेना है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी हम डोज़ की बात करते हैं, खासकर जब दवाओं के ओरली डोज़ के बारे में करते हैं बात, तो ये मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला कि हम किसको दे रहे हैं, मतलब बच्चों को दे रहे हैं, एडल्ट्स को दे रहे हैं, या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोगों को दे रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग पहला तो ये डोज़ का निर्धारित करता है। दूसरा उनका वज़न क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत अच्छा वज़न है, उसके अकॉर्डिंग भी हम डोज़ को निर्धारित करते हैं। और तीसरा जो मेन कारण होता है डोज़ निर्धारित करने का कि बीमारी कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम डोज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो जब डोज़ की बात आती है तो सबसे पहले तो इन 3 चीज़ों को, इन 3 कैटेगराइज़ करना है, इनको इसके अकॉर्डिंग रखना है। उसके साथ अलग एक जो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं और मिनिमम कितना दे सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो जब डाइक्लोफेनाक के ओरल डोज पे बात आती है तो आप 50 to 75 mg दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और जब डाइक्लोफेनाक की बात आती है तो आपको ये भी दिमाग में रख लेना चाहिए बात कि डाइक्लोफेनाक को 150 यानी 150 mg से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर में नहीं देना है। बहुत ज़्यादा बीमारी है, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो भी डॉक्टर्स के देख रेख में। और ऐसे तो आप 150 mg से ज़्यादा एक दिन में डाइक्लोफेनाक का कोई भी दवा नहीं ले सकते, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो ओरली आप लें। नेक्स्ट है डाइक्लोफेनाक टॉपिकल डोज की बात करें। टॉपिकल यानी कि जिनको क्रीम और जेल्स के रूप में हम लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो डाइक्लोफेनाक जो टॉपिकली डोज होते हैं उसको आप 24 घंटे में, यानी कोई भी क्रीम डाइक्लोफेनाक की मैक्सिमम आप 4 बार 4 टाइम आप लगा सकते हैं स्किन के ऊपर। इससे ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पेन है तो भी।
तो फिर आप मतलब 4 बार लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप अगर 2 टाइम लगाते हैं तो वैसे भी आपको रिलीफ़ करता है। डिपेंड करता है कि बीमारी कौन-सी है, चोट कैसा है, बहुत गहरा है या हल्का-फुल्का चोट है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डाइक्लोफेनाक की इंजेक्शन डोज़ की। तो इंजेक्शन डोज़ का भी वही है कि 150 यानी 150 mg से ज़्यादा हम 24 घंटे के अंदर में नहीं दे सकते। सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि आप पहला इंजेक्शन जब डाइक्लोफेनाक का देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, वो 50 mg टू 75 mg तक दे सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि 2 घंटे तक में भी अगर उसका आराम नहीं होता है, तब आप नेक्स्ट डोज 50 mg टू 75 mg देंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 150 mg से ऊपर एक दिन में यानी 24 घंटे में आपको नहीं देना, यानी 24 आवर्स के अंदर में 150 mg से ज़्यादा डोज डाइक्लोफेनाक का देना हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा कभी कंडीशन हो तो वो डॉक्टर्स के देख रेख में होगा, तो वो ज़्यादा जल्दी सेफ़ होगा या सुरक्षित होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चंस हो जो डाइक्लोफेनाक से रिलेटेड हो या जो मेरे इस वीडियो से रिलेटेड हो, जिसको लगता हो कि आपको पूछना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसको पूछिए और अपने सुझाव भी दीजिए कि मुझे और क्या क्या करना होगा, ताकि इसमें और मैं क्या क्या इंक्लूड करूं ताकि आप तक एक बेटर वीडियो पहुंच सके, एक आसानी से एक समझ में आने वाला वीडियो पहुंच सके। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।